व्हेन वी टॉक अबाउट रिसर्च मेथड, हमें जो है ये प्रोसीजर आई एक्सपेक्ट दैट वी आर गोइंग टू फॉलो, एंड इन सॉन्डर्स बुक ये सारी चीजों को इस तरह डिवाइड किया हुआ है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट द प्रोसीजर इज दैट के वी नीड टू नो द नेचर ऑफ द रिसर्च। हमें पता होना चाहिए कि रिसर्च है क्या, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट। जो फील्ड आपकी है उसमें रिसर्च की सिग्निफिकेंस क्या है, और एक्चुअली रिसर्च कहते किसको है, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिसर्च। नेचर इज द नेचर नेवर चेंज। लाइक जो अगर आप देखें, अगर आप शाम को दूध पिलाते रहे फिर भी उसकी नेचर में है कि उसने डसना है, तो नेचर उसकी चेंज नहीं हो सकती। इसी तरह रिसर्च की नेचर, अगर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं बिजनेस की फील्ड के अंदर, तो उसकी कुछ नेचर को समझना पड़ता है कि आपको अब क्या चीज, क्या इंग्रेडिएंट्स उसके पूरे करने पड़ेंगे, क्या ओवरऑल ओवरऑल आइडिया क्या है, नेचर क्या है रिसर्च का बिजनेस और मैनेजमेंट में। फिर जाके आप जो है एक अच्छा टॉपिक और डिफाइन कर सकते हो रिसर्च का टॉपिक। ठीक है, पहले आप एक इशू को आइडेंटिफाई करोगे मैनेजमेंट की फील्ड में और रिसर्च की फील्ड में। एक रिसर्चर जो है वो क्या करता है, एक मेन इशू को आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई करने के बाद जब वो आइडेंटिफाई कर लेता है तो उस फील्ड के अंदर वो एक टॉपिक के ऊपर काम करना शुरू करता है। उसका टॉपिक डिफाइन हो जाता है और वो क्लैरिफाई करता है अपने रिसर्च के टॉपिक को, जब वो एक प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेता है। फिर जब उसका टॉपिक डिफाइन हो जाता है, जो हम चैप्टर 2 में डिफाइन करेंगे एक टॉपिक को, जब टॉपिक डिफाइन हो जाएगा तो उसके बाद व्हाट वी विल गोइंग टू डू इज, हम उस टॉपिक से रिलेटेड जो अवेलेबल लिटरेचर है उस लिटरेचर को रिव्यू करेंगे क्रिटिकली। लिटरेचर will increase your knowledge about the topic, will increase your knowledge। और जब आप उस आपका नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा तो फिर आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो काफी ज्यादा सवालों के जवाब दे सकेंगे। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर आप लेट से एक बंदा है, वो सारी जिंदगी कपड़े का काम करता है, एकदम वो गाड़ियों का काम शुरू कर दे और उसकी हिस्ट्री नहीं है, उसका पास नहीं है, ना ही उसने कोई डिटेल उसके ऊपर पढ़ी है। अब जब वो उससे जब वो गाड़ी बेचने जाएगा, कोई उससे माइलेज का पूछेगा तो उसे पता ही नहीं माइलेज क्या होता है, कोई सस्पेंशन का पूछेगा उसे पता ही नहीं सस्पेंशन क्या होती है। ठीक है, तो अब आप अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं ऐसा, तो आप फिर पूछेंगे कितनी टाइप्स की सस्पेंशन होती है, टायर की क्वालिटी क्या होती है, इंजन किस 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 तरह के होते हैं, 1500 सीसी इंजन कैसा होता है, 660 इंजन कैसा होता है। ठीक है, कौन सा इंजन किस शहर के लिए, किस एरिया के लिए ज्यादा बेहतर है। फिर आप उनकी क्वालिटी देखोगे, फिर बिल्ड क्वालिटी देखोगे, फिर उसमें आप को आईएसओ स्टैंडर्ड्स का पता होना चाहिए कि सेफ्टी मेजर्स क्या होने चाहिए, इंटरनेशनल सेफ्टी मेजर्स क्या है, लोकल सेफ्टी मेजर्स क्या है। ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलती हैं, जब आप उससे रिलेटेड चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं, आप देखते हैं, और देन यू कम इनटू दैट बिजनेस। फिर आपसे कोई भी उस बारे में पूछेगा तो आप आराम से उसका जवाब दे सकेंगे। तो जब भी आप एक टॉपिक डिफाइन करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप टॉपिक तो आपने देख लिया, आपने कहा हाँ जी ये प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी में, हमारे बिजनेस में। ठीक है, हमारे पास ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, उससे रिलेटेड जो अवेलेबल लिटरेचर पड़ा है, जो दूसरे लोगों ने स्टडी किया हुआ उस टॉपिक को, उसको आप फिर रिव्यू करते हो। और वो चैप्टर 3 में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह रिव्यू करना है। ठीक है, जब आप लिटरेचर रिव्यू कर लेंगे, आपके पास एक अच्छा नॉलेज आ जाएगा, फिर आप अपनी जो है डिफरेंट अप्रोचेज एंड फिलोसफीज यूज करके और फिर आप आगे फर्दर चलेंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप देख लेंगे कि आपने कौन सी अप्रोच यूज करनी है अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, देन यू विल डिजाइन योर रिसर्च। आप फिर अपने एक रिसर्च डिजाइन, एक मॉडल बनाएंगे अपनी रिसर्च का, और वो मॉडल जो है वो आइडेंटिफाई करेगा गैप को। आप
आप लिटरेचर में देखेंगे कि लिटरेचर में ऑलरेडी क्या गैप है जो मैं फिल कर सकता हूँ, मेरा नॉलेज फिल कर सकता है। उस गैप को फिल करने के लिए आप एक रिसर्च डिजाइन बनाओगे। ठीक है, रिसर्च डिजाइन बनाने के बाद फिर आप ये चैप्टर जो है, दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट फिर भी हमें रिसर्च एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है। लिखने के एथिक्स को लाजम होते हैं। ठीक है, हमारा काम जो है वो रेप्लिका ना हो, किसी की कॉपी ना की हो। आप देखें, आप चीटिंग इज रॉन्ग एवरीवेयर। ठीक है, आप जब भी एग्जाम देते हो तो चीटिंग को डिस्करेज किया जाता है, रिसर्च में भी चीटिंग को डिस्करेज किया जाता है। आप चीटिंग कर सकते हो, लेकिन आप एक सोफिस्टिकेटेड वे में लिटरेचर को लिख सकते हो, और जिसका काम है उसको आपने प्रॉपरली एक्नॉलेज करना है। लेट्स से मैं अभी अभी जब हम टेक्स्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई चीज किसी ने कही है, कोई थ्योरी किसी ने कही है, कोई बात किसी ने कही है, ठीक है, तो आप उसको अपने कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे। जैसे लामा इकबाल ने अगर शेर कोई लिखा है, ठीक है, आप जब उसने शेर लिखा, खुदी को कर बुलंद इतना, अब आप जो है वो शेर लिखें दोबारा से और कहें जी ये तो मैंने लिखा है, तो वो कितना गलत होगा कि आप एक लिटरेचर जिसने जिसने इतना जो है वो एक शेर लिख के आपको दे दिया, आपने उसको अपने नाम लगा लिया, तो वो एक एथिकल प्रैक्टिस नहीं है। इसी तरह रिसर्च के अंदर भी है, जब आप आर्टिकल या कोई भी चीज लिखेंगे, कोई भी आप मॉडल बनाएंगे, कोई भी आप डिजाइन बनाएंगे, ठीक है, उसके अंदर अगर किसी और बंदे का मॉडल है, आप उसको बताएंगे हाँ जी ये फलां बंदे का मॉडल मैं यूज कर रहा हूँ, और आप एथिक्स को, राइटिंग के एथिक्स को प्रॉपरली फॉलो करेंगे। वो स्टैंडर्ड्स भी आपको बताऊंगा कि आप किस तरह एथिक्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस के थ्रू सीखेंगे। अभी तो हम लोग इसको देख रहे हैं कि प्रोसेस हम किस तरह, जो एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने का एक पूरा प्रोसेस होता है, उसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। फिर आप सिलेक्ट करते हैं सैंपल्स। सैंपल्स ऐसे हैं, लेट्स से मैं एक मेडिकल की टर्म बताता हूँ कि अभी हमारा जो कोरोना पेंडेमिक शुरू हुआ, तो उसकी वैक्सीन बनाने के लिए उन्होंने वैक्सीन बनाई मुख्तलिफ, और उसके लिए फिर उन्होंने मुख्तलिफ सैंपल सेलेक्ट किए। ये तो स्टडी है, उनकी स्टडी की टाइप के बारे में बता रहा हूँ। उन्होंने मुख्तलिफ सैंपल सेलेक्ट किए, सैंपल सेलेक्ट करने के बाद उन्होंने उन पे टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट है, फिर वहां पर वैक्सीन जो सबसे बेस्ट, जिसने उस वायरस को मारा, उसको उन्होंने आगे जो है वो वैक्सीन को लेकर आए। तो मेडिकल साइंसेस में ऐसे सैंपल सेलेक्ट किए जाते हैं। आप ऐसे भी सैंपल सेलेक्ट कर सकते, ये तो सिर्फ एग्जांपल थी सैंपल सेलेक्ट करने की। अब बिजनेस के अंदर हम कैसे सैंपल सेलेक्ट करते हैं, हम बिजनेस में भी सैंपल सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने जो है मार्केट में अपनी चीजें बेचनी है, ठीक है, आप जो है रैंडम, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकता है, कोई भी बच्चा किसी भी टाइम, इट डजंट मैटर। ठीक है, तो जब आपने लेट से कोई एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप एक जो है वो वॉश एंड वेयर कपड़ा बेच रहे हैं, तो फिर आप उसके बारे में लोगों से ओपिनियन भी मांग सकते हैं। मुख्तलिफ लोगों को एज अ सैंपल सेलेक्ट करके आप कहते हैं कि जी आपको ये कपड़ा कैसा लगा। आप कोई फूड आइटम का बिजनेस कर रहे हैं, कोई कैफे आपने ओपन किया, उसके अंदर आप मुख्तलिफ कॉफीज के टाइप रखते हैं, ठीक है, आप लोगों को वो मुख्तलिफ कॉफीज के टाइप टेस्ट कराएं, और टेस्ट कराने के बाद फिर आप उनसे कहें जी इसमें से बेस्ट कॉफी टेस्ट कौन सा है, फिर उसको आप अपने पास लिखें। तो ये सैंपल सिलेक्शन के क्राइटेरिया होते हैं, हम उस तरह इसमें अब सैंपल सिलेक्शन, ये सारा डाटा एनालिसिस, अब ये जो सिलेक्शन है ये सारा डाटा पे रिप्रेजेंट करता है। और ये जो डाटा सिलेक्शन का क्राइटेरिया, ये हमारा 8वां 9वां 10वां और 11वां स्टेप है जो इसमें चैप्टर में आएंगे। सेकेंडरी एंड प्राइमरी डाटा के बारे में हम लोग करेंगे, ये कौन से डाटाज होते हैं और इनके एनालिसिस किस तरह की जाते हैं। प्राइमरी डाटा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में होता है, वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ। सेकेंडरी डाटा मोस्टली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में होता है। ठीक है, सेकेंडरी डाटा जो ऑलरेडी अवेलेबल डाटा, और प्राइमरी डाटा जो हम नया डाटा इकट्ठा करते हैं, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई कि हम सैंपल इकट्ठा करते हैं फॉर द कॉफी टेस्टिंग, ये एक किस्म का प्राइमरी डाटा कि हम नए सिरे से एक चीज को टेस्ट कर रहे हैं। एक सेकेंडरी डाटा जो ऑलरेडी पड़ा हो, जिस तरह मैं कहूँ जी पिछले सालों से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितनी बड़ी है, अब ये डाटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है मार्केट के अंदर, पिछले सालों का डाटा पड़ा हुआ है। अब मैं जीडीपी का डाटा जो है वो उठा लेता हूँ, तो जीडीपी का डाटा तो ये सेकेंडरी डाटा होगा, ये ऑलरेडी डाटा कलेक्ट हो चुका हुआ है, इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राइमरी डाटा होते हैं जो नए सिरे से इकट्ठा किया जाए, जिस तरह मैंने अभी आपको सैंपल की एग्जांपल दी कि आप एक
वैक्सीन लगाते हो तो उनके सब्जेक्ट्स के ऊपर आप टेस्ट देखते हो कि किसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, किसके ऊपर नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो ये डाटा इकट्ठा कर लेते हैं, देखें आपने एक टॉपिक, एक पहले रिसर्च को समझा, फिर आपने एक टॉपिक डिफाइन किया, टॉपिक डिफाइन करने के बाद आपने उस टॉपिक से रिलेटेड लिटरेचर को पढ़ा, फिर आप अपना मफरूजा बनाएंगे, अपना थ्योरी को देखेंगे कि कौन सी थ्योरी को देख रहे हैं, अपना एक मफरूजा बना के उसके ऊपर चलेंगे। मफरूजा जब बना लेंगे, ओवरऑल देख लेंगे कि पूरा लिटरेचर किस थ्योरी को, किस बंदे को, किस स्टडी को फॉलो कर रहा है और क्या लिटरेचर कह रहा है आपके टॉपिक से रिलेटेड, उसकी बेस के ऊपर आप एक मफरूजा बनाओगे। ठीक है, डिजाइन, वो डिजाइन में भी आ जाएगा, फिर उसकी बेस के ऊपर आप अपना एक डिजाइन बनाओगे रिसर्च का। ठीक है, डिजाइन बनाने के बाद आप फिर जो है उसकी प्रैक्टिकलिटी चेक करोगे किसी भी सेटअप में, मतलब आप पाकिस्तान में चेक करना चाह रहे हो, आप मेडिकल सेक्टर में चेक करना चाह रहे हो, जहाँ पे करना, वहां पे डाटा कलेक्शन करोगे और खुद से उसकी टेस्टिंग करोगे। टेस्टिंग करोगे, डाटा की जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस करोगे, खुद से टेस्ट, उस थ्योरी को, उस एनालिसिस को, उस लिटरेचर को, लिटरेचर से जो बात सामने आ रही है उसको आप खुद से टेस्ट करने की कोशिश करोगे। जब आप खुद से टेस्ट कर लोगे, ये क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा जो क्वांटिटी में अवेलेबल हो, क्वालिटेटिव डाटा जिसकी जो डिस्क्रिप्टिव शक्ल में अवेलेबल हो, इसका डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। जब आप एक इनका एनालिसिस कर लोगे तो उसके बाद जो है उनके एनालिसिस और रिजल्ट्स आप अपने प्रोजेक्ट में रिपोर्ट करके हमें बता दोगे कि जी थ्योरी ये कहती थी, उसके बाद मैंने अपना मफरूजा ये बनाया, मेरे मफरूजे के बाद मैंने उसका एनालिसिस किया, उसको टेस्ट किया अपने अपने शहर में, अपने मुल्क में उसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आए वो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। तो इस तरह आप जो है वो एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें आपको शायद आप पहले समझना जरूरी है और बाकी चीजें बाद में, जिस तरह अब हम रिव्यू तो पहले कर लेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि रिपोर्ट लिखते कितना है, ओवरऑल रिपोर्ट लिखना कैसी है वो हम शायद पहले कर लें। ठीक है, और उसके बाद सेकेंडरी डाटा पे जो एनालिसिस करना चाह रहे हैं बच्चे, जिनके टॉपिक सेकेंडरी डाटा से रिलेटेड होंगे, तो उनको सेकेंडरी डाटा का मैं बताऊंगा कि सेकेंडरी डाटा वो कहाँ कहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो इसको चेंज किया जा सकता है, इस पैटर्न को चेंज किया जा सकता है। असल पैटर्न तो पीछे वाला ही है, लेकिन इस पैटर्न को ताकि थोड़ी सी चीजें आप समझ सको। ठीक है, तो उसके बाद बाकी स्टेप्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, बाकी स्टेप ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये दो चीजें अगर हम पहले समझ लें तो हमारा काम तो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हो सकता है वो आपकी नीड के मुताबिक, हो सकता है आपको पहले ये चीजें थोड़ी सी बता दीजिए, जो ये आखिरी स्टेप है ये थोड़ा सा पहले तो बता दीजिए, और सेकेंडरी डेटा एनालिसिस के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा पहले गाइड कर दूंगा। तो बहरहाल अभी तो मैं आपको ये पूरा एक जो रिपोर्ट का क्रक्स है, जो मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट के अंदर आपके पास एलिमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, किसकी बेस के ऊपर आप जो है पूरा एनालिसिस करोगे। पहले आप बैठ के देखोगे, कोई आप पहले आप देखोगे कि आपकी इकोनॉमी में, आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में प्रॉब्लम क्या आ रही है, इशू क्या आ रहा है। उस इशू से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, उस क्वेश्चन का आपने आंसर करना है। ठीक है, आप उसका आंसर कैसे ढूंढेंगे, आप लिटरेचर पढ़ोगे, लिटरेचर पढ़ोगे, आपका टॉपिक, जब आप इशू रेज करोगे तो इशू से आपका टॉपिक फाइनलाइज होगा। टॉपिक के बाद आप उस टॉपिक से रिलेटेड लिटरेचर पढ़ोगे। जब आप लिटरेचर पढ़ोगे तो लिटरेचर से आपका फाइनलाइज होगा कि मैंने अब करना क्या है, मेरा मफरूजा क्या है, मेरी थ्योरी क्या है, किस थ्योरी को मैं फॉलो कर रहा हूँ, मेरा हाइपोथेसिस क्या है, मेरा मफरूजा क्या है। उस मफरूजे की बेस के ऊपर जब आप लिटरेचर से वो मफरूजा आपके सामने आएगा, आप एक अपना पूरा रिसर्च डिजाइन बनाओगे, एक डिजाइन करोगे कि मैंने अब रिसर्च कंडक्ट कैसे करनी है, मैंने एनालिसिस कैसे करना है। जब आपका रिसर्च डिजाइन बन जाएगा, तो रिसर्च डिजाइन बनने के बाद आपने ये देखना है कि मैं ये जो लिख रहा हूँ ये एथिक्स फॉलो कर रहा हूँ, मैं किसी का एज इट इज तो कॉपी नहीं कर रहा, तो वो एथिक्स भी आपको दिखाए, आपको पता होनी चाहिए। फिर जब आपका पूरा रिसर्च डिजाइन बन जाएगा, फिर आपका एक डाटे, आपको किसी डाटे की जरूरत होगी, आपको सेकेंडरी डाटे की जरूरत होगी या आपको प्राइमरी डाटे की जरूरत होगी। आपने उसके लिए सैंपल इकट्ठे करने हैं। आप सैंपल जब इकट्ठे कर लोगे, फिर आप एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, वो आप किसी तरह भी आप क्वेश्चनर डिफाइन कर सकते हो, आप जो है वो वैसे कोई मॉडल लगा सकते हो,
ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी करके आपको बताऊंगा। उसके बाद जब आप एनालिसिस परफॉर्म कर लोगे, आपके रिजल्ट सामने आएंगे। आपके रिजल्ट्स जो लिटरेचर आपने पढ़ा था उससे मिलते जुलते हैं। आपके रिजल्ट्स जो आपने मफरूजा बनाया था उस मफरूजे से एक्चुअल रिजल्ट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते, वो आपको, अब वो आप देखोगे कि हाँ जी मिलते हैं या नहीं मिलते। वो आप रिपोर्ट करोगे, वो आप लिखोगे कि मैंने ये स्टडी देखी, मेरे मुताबिक ये प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम का ये मफरूजा बनाया। ये मफरूजा कहाँ से बना? लिटरेचर से, जो मैंने लिटरेचर पढ़ा है। और लिटरेचर के बाद मैंने ये रिसर्च डिजाइन बनाया, ये एनालिसिस किया, एनालिसिस के बाद ये मेरा जो है रिजल्ट निकले हैं। ये रिजल्ट मेरे मफरूजे से मिलते हैं या नहीं मिलते, आपने वो बताने हैं। और एंड पे आपने बता देना है कि जी ये मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट है, ये मेरी रिसर्च रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये सारा जो है स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके आपकी एक रिसर्च रिपोर्ट बना देंगे। ठीक है, कल मैंने आपसे बात की थी कि रिसर्च इज एवरीवेयर, और न्यूज़पेपर, टेलीविजन, डॉक्यूमेंट्री एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब ये देखें यहाँ पर एक बात की है, ये भी एक किस्म का लिटरेचर है। विलियम विलियम 2005 ने, अब ये विलियम एक बंदा है जिसने 2005 में ये बात किया है। अब ये लिटरेचर रिव्यू है किस्म का, मतलब मैंने तो कह दिया रिसर्च हर जगह है, लेकिन विलियम को मेरी बात से इतराज है और मैं इसके इतराज को मानता भी हूँ। विलियम ने 2005 में ये कहा। अब मैं यहाँ पर ये बात अपने बिहाफ पे भी कह सकता था कि ये जो बात इसने आगे कही है ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो गलत हो जाता, वो चीटिंग। अब ये एथिक्स है कि जिसने जो बात अपने अपने आर्टिकल में या अपने जो जो उसका जर्नल है उसमें उसने लिखी है, हम उसको कहेंगे जी हाँ जी इसने ये बात की थी, और एज इट इज हम कॉपी नहीं कर सकते उसकी बात को, हम उसकी बात को अपने अल्फाज में बयान करेंगे। तो विलियम ने 2005 में ये कहा था कि मैनी ऑफ दीज एवरीडे यूजेस ऑफ रिसर्च आर नॉट रिसर्च। इनको हम रिसर्च नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि रिसर्च वो है, रिसर्च जो है ये जो एवरीडे है, जो टर्म हम यूज कर रहे हैं रिसर्च की, वो रॉन्गली क्यों हम यूज कर रहे हैं? क्योंकि सिर्फ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन जो है वो रिसर्च नहीं है। सिर्फ हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लें, ठीक है, जैसे हम मर्दमशुमारी कर लें। अब मर्दमशुमारी जब आप करते हो तो उसका सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना वो मैटर नहीं करता। अब उसकी इंटरप्रिटेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इंटरप्रिटेशन क्या है कि आपकी 20 करोड़ की आबादी हो गई है। अब 20 करोड़ की इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, खत्म होगी बात। ये रिसर्च नहीं है। रिसर्च क्या है कि हम लोग उसको मैच करेंगे एरिया के साथ, कि 20 करोड़ की आबादी इतने एरिया में है और इस एरिया के मुल्कों में इतनी आबादी नहीं होती। अब जब वो इंटरप्रिटेशन, अब ये देखें, ये मैं एक बात, सिर्फ एक डाटा कलेक्ट किया, कंसेंसस किया, कंसेंसस के बाद मेरे पास 20 करोड़ की आबादी आ गई। अब जब मैंने कह दिया 20 करोड़ की आबादी आ गई, ये रिसर्च नहीं है। रिसर्च नहीं है, ये सिर्फ एनालिसिस है। रिसर्च क्या है? मैं दूसरी कंट्रीज को अपनी कंट्री के साथ कंपेयर करूंगा और फिर बताऊंगा कि यहाँ की जरूरियात क्या हैं, और फिर मैं ये देखूंगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आबादी के बढ़ने से इस मुल्क के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे, इस मुल्क के ऊपर ये पॉजिटिविटी कैसे है आबादी बढ़ना। ठीक है, अब देखें उसके अंदर से आप मुख्तलिफ एनालिसिस मजीद निकाल सकते हो। हम कह सकते हैं जी इसके अंदर हम देख सकते हैं, हम एक टॉपिक पे काम कर रहे हैं कि यूथ अगर ज्यादा हो पॉपुलेशन में तो वो किस तरह मुल्क को तरक्की याफ्ता कर सकती है। अब हम यहाँ पर एनालिसिस करें, डाटा कलेक्ट करें और कहें जी हमारे मुल्क की 50% से अबव आबादी जो है वो यूथ में है। तो जब यूथ में है तो वो बहुत एनर्जेटिक लोग होते हैं, और जब एनर्जेटिक लोग होते हैं वो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और अब ये तो मैं हवाओं में बातें कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड लिटरेचर तो मेरे पास है ही नहीं। लिटरेचर मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? अब लिटरेचर रिव्यू मैं करने लग गया, अमेरिका के ऊपर मैंने स्टडी करना शुरू कर दी। अमेरिका के ऊपर ये स्टडी हुई कि जो बेबी बूमर्स थे, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो पेरेंट्स, जो फादर्स थे, उनके बच्चे जो थे उनको बेबी बूमर्स कहा जाता है, वो यंगस्टर्स थे। उन्होंने काम शुरू किया, उन्होंने जब काम शुरू किया,
उन्होंने जब काम शुरू किया, वो काम शुरू करने के बाद उन्होंने अमेरिका को कहाँ से कहाँ ले गए। तो ये बेबी बूमर्स यंग जनरेशन थी, और अब वो ये जो बेबी बूमर्स हैं ये बूढ़े हो रहे हैं, और जब बूढ़े हो रहे हैं तो उनकी ग्रोथ पे एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसी तरह पाकिस्तान के ऊपर आप उनकी फाइंडिंग्स को पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई करके, नो दिस इज रिसर्च, और यहाँ पर रिसर्च होती है, सिर्फ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन रिसर्च नहीं है। ठीक है, रीअसेंबलिंग एंड रीऑर्डरिंग द फैक्ट्स इंफॉर्मेशन विदाउट इंटरप्रिटेशन। ये मैंने अभी आपको इंटरप्रिटेशन की कि इंटरप्रिटेशन आप कैसे कर सकते हो, जो आपकी 20 करोड़ आबादी है उसकी इंटरप्रिटेशन आप करें। तो मैंने आपको इंटरप्रिटेशन भी करके बता दी कि 20 करोड़ आबादी है, उसमें यूथ इतनी ज्यादा है, तो उसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मुल्क की ग्रोथ में वो किस तरह, तो वो रिसर्च हो जाती है। एज अ टर्म टू गेट योर प्रोडक्ट एंड आइडिया नोटिस्ड एंड रिस्पेक्टेड, ये अगर हम देखें कि हम अपने आइडिया और जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसको हम मार्केट में नोटिस कैसे करवा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च, ये भी एक किस्म का रिसर्च का पार्ट है। तो विलियम कह रहे हैं सिर्फ जो है न्यूज़पेपर टेलीविजन के जो आर्टिकल्स हैं वो आपके रिसर्च नहीं होते, तो रिसर्च के अंदर कुछ चीजें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो होने चाहिए, और इनमें जो है ये चीजें थोड़ी क्या होती हैं, मिसिंग होती हैं। अच्छा, तो हम रिसर्च को डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा। रिसर्च डिफाइन, सो वी कैन डिफाइन रिसर्च एज समथिंग दैट पीपल अंडरटेक in order to find out things in a systematic way. Most important thing is in a systematic way, thereby increasing their knowledge. नॉलेज को इंक्रीज करते हैं, नॉलेज गैप गैप को फिल करते हैं। मोस्टली नॉलेज के अंदर कोई अगर कोई गैप है तो रिसर्च उसको क्या करता है, फिल करता है। ठीक है, आपकी रिसर्च क्या करेगी, योर रिसर्च विल इन्वॉल्व एन एक्सप्लेनेटरी explanation of the methods used to collect the data। आपने जो डाटा कलेक्ट किया है उसकी explanation will argue why the results obtained are meaningful। वो मीनिंगफुल क्यों है, जो आपने रिजल्ट लिए हैं वो मीनिंगफुल क्यों है, एंड विल एक्सप्लेन एनी लिमिटेशंस। और आप ये भी बताएंगे उसके अंदर कि आपको क्या क्या मुश्किलात हुई इस एनालिसिस को करने में, इस रिसर्च को कंडक्ट करने में, इस टॉपिक पे काम करने में आपको क्या क्या लिमिटेशंस का सामना करना पड़ा, और डायरेक्टली आप बताओगे। जिस तरह हो सकता है कोई रिसर्च किसी एरिया ऐसे एरिया में है जहां पर आपको गवर्नमेंट की इजाजत नहीं है, आप वहां पर डायरेक्टली लिख सकते हो कि इस रिसर्च की लिमिटेशन ये है कि गवर्नमेंट इदारों की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये आप इसमें ये भी सारी चीजें बता सकते हो। टू फाइंड आउट थिंग्स, आप कोशिश करते हैं रिसर्च में कि आपको नई चीजें पता चलें। ठीक है, सजेस्ट देयर आर मल्टीपल एंड पॉसिबल पर्पसेस ऑफ योर रिसर्च। जो आपने रिसर्च की है उसके पर्पसेस क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। They may include describing, explaining, understanding, criticizing and analyzing। ठीक है, और ये जो बात की है ये इस बंदे ने जो है वो ग्रॉनहॉन्ग एंड जो गौरी है उसने ये बात 2005 में की थी। रिसर्च के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये उसके इंग्रेडिएंट्स हैं एक किस्म के। अच्छा, ये तो सिर्फ नेचर ऑफ रिसर्च था। अगर हम नेचर ऑफ रिसर्च इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट की बात करें तो वो भी एक किस्म का सिस्टमैटिक रिसर्च टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस टू द मैनेजमेंट एंड बिजनेस प्रॉब्लम्स। कोई भी बिजनेस और मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को हम लोग उसका सोल्यूशन फाइंड करें सिस्टमैटिक वे में, वो क्या होगा, हमारा रिसर्च होगा। तो मैनेजमेंट रिसर्च क्या हाईलाइट करेगी, वो डिबेट को हाईलाइट करेगी, और वो और उन आइडियाज को, उन थ्योरीज को वो अप्लाई करेगी किसके साथ, प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस चल रही है। समटाइम हम कुछ ऐसे आइडियाज दे देते हैं जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हो सकते, तो वो रिसर्च जो है वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहती। आपके टॉपिक्स, आपके जो आप जो इश्यूज को एड्रेस कर रहे हो वो ऐसे हों कि उनके जो सोल्यूशन जब आप लेकर आओ तो वो सोल्यूशन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी हो सके। ठीक है, for example, let me ask someone from the crowd that Osama Malik, roll number 9, are you with us? Yes, sir. I'm with you. अच्छा, उसामा मलिक, मुझे ये बताएं कि Yes, हर्सबर्ग sir. और जो हिरार्की थ्योरी ऑफ नीड आपने पढ़ी है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट तो पढ़ी होगी आपने।
ये सर बिल्कुल पढ़िए, इसका मैं भी मेरे में रिकॉर्ड हुआ इसकी हाँ, थ्योरी आपने ऐसे मेरे उसको ध्यान में नहीं है बिल्कुल एकदम। बताना नहीं है मुझे कि वो एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि वो हमारा जी जी टॉपिक नहीं है इस बार, इस टाइम ना। जी आपने मुझे ये बताना है कि उस जी थ्योरी में है क्या, बेसिकली वो क्या करती है, मतलब आपने उसकी पूरी इंग्रेडिएंट्स नहीं बताने, वो क्या करती है। सर वो ये थी कि एक ऐसे हायरार्की होती है, एक सिस्टम होता है, अपर मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट, उसके थ्रू आप मतलब किसी भी काम को आप करते हो। ये मतलब एग्जाम में रिजल्ट रिपोर्ट हुआ है, मतलब मैनेजमेंट के लेवल अच्छा, पे उसमें मतलब अगर मैं इसको सॉफ्टवेयर। रिकॉल करूं तो हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड एक किस्म की जो एम्प्लॉय है उसकी नीड को रिप्रेजेंट करता है, कि उसकी सबसे पहली नीड जो होती है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड यस होती है किसी भी जॉब की, यस ऐसे ही सर, है। ठीक है। यस सर, अब ये उसके जो बाद आपका थ्योरी है, फूड आ। हाँ, फूड सेफ्टी, उसके बाद जब आप यस फिर सर, पैसा आ जाता शेल्टर है, पैसे के क्लॉथ। बाद ये शेल्टर, ये सारा कुछ, और जी, एंड पे एक स्टेज आती है क्लॉथ्स। सेल्फ यस एक्चुअलाइजेशन की। सेल्फ यस एक्चुअलाइजेशन वो सर, स्टेज होती है जिसके ऊपर मैरिज जो और है जितना। आपको सब कुछ रिसीव हो जाता है, आपको कोई ऐसा इशू नहीं होता। सो ये मैंने इनसे पूछी उसामा से, हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड। नाउ दिस इज द आइडिया, दिस इज द थ्योरी। और ये थ्योरी कैसे बनाएगी, ये थ्योरी बनी रिसर्च से। हर्सबर्ग ने जो है वो थ्योरी की, मैस्लो ने एनालिसिस किया मुख्तलिफ लोगों के ऊपर, उसने स्टडी की, और स्टडी के बाद उसे पता लगा कि ये एम्प्लॉयज की नीड क्या होती है, और उसको उसने एक पैराडाइम में शिफ्ट कर दिया कि सबसे बेसिक नीड कौन सी होती है। उसके सेफ्टी नीड पहले आती है, सिक्योरिटी नीड आती है, मतलब जॉब की नीड्स बता दी। और ये बता दिया कि अगर ये नीड्स किसी एम्प्लॉय की पूरी होंगी तो वो सेटिस्फाई होगा जॉब के अंदर। अब ये एक आइडिया था जो मैस्लोज ने दिया था। अब ये मैस्लोज का आइडिया जो है वो प्रैक्टिकली इतना ज्यादा अप्लाई हुआ, इतने पूरी दुनिया में अप्लाई हुआ कि ये प्रैक्टिस बन गया। और जब प्रैक्टिस बन गया तो सारे लोग जो है इसको, तो जब ये प्रैक्टिस बन गया तो ये एक आइडिया, ये एक स्टडी जो है ये क्या बन गई, ये थ्योरी बन गई, जिसको हम मैस्लो हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड कहते हैं। अब ये एक आइडिया उसने दिया था रिसर्च की बेस के ऊपर। वो रिसर्च पूरी दुनिया में अप्लाई होती थी, इतनी कॉमन रिसर्च थी, और इतनी इतना उसने एक वो आइडिया दिया कि वो सब लोगों पे पूरी दुनिया के एम्प्लॉयज के ऊपर अप्लाई होता था, तो वो एक किस्म का प्रैक्टिस का पार्ट बन गया। तो रिसर्च यही आपसे मांगता है, आप ऐसे इश्यूज को एड्रेस करें और ऐसे आइडियाज को डेवलप करें, ऐसी थ्योरी को डेवलप करें जो प्रैक्टिकली अप्लाई हो सके। तो रिसर्च ऑन अ मैनेजरियल प्रैक्टिस इन्फॉर्म्स प्रैक्टिकली डिराइव्ड थ्योरीज, जो प्रैक्टिकली डिराइव्ड थ्योरी, जिस तरह मैंने मैस्लो थ्योरी का बताया, दिस इन टर्न्स बिकम्स अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब है कि मैनेजरियल प्रैक्टिसेस, अब मैनेजर देखेगा, मैनेजर मैस्लोज की थ्योरी देखेगा और वो कोशिश करेगा कि एम्प्लॉयज की सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड को पूरा किया जाए। देखिए अब हमारे मुल्क में आजकल जो है वो जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज हैं वो एहतजाज पे निकले हुए हैं। जब वो एहतजाज पे क्यों निकले हुए हैं, क्यों, उनकी वो बेसिक और नीड जो है वो पूरी नहीं हो रही, सेफ्टी सिक्योरिटी। अब पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज के पास सिक्योरिटी तो है, जिसकी वजह से वो इस जॉब को सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि सिक्योर जॉब होती है। अब उसके ऊपर एक और नीड होती है उनकी, सैलरी की। अब वो सैलरी की नीड जो है वो उनकी पूरी नहीं हो रही है सच। तो उसके ऊपर देखें, अब ये नीड भी मैस्लो ने डिस्कस की हुई है। ठीक है। तो हमारी रिसर्च जो है इट शुड बी विद दी बोथ वर्ल्ड ऑफ थ्योरी, और थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इन दोनों के साथ इसका लिंक होना चाहिए। जी शाहरुख नकवी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही है, आपने पिछली वाली स्लाइड में थोड़ा सा भी डिस्कस किया था, वो काइंडली थोड़ा जी स्लाइडिंग में पीछे करिएगा। जी बताएं। सिर्फ थर्ड वाला पॉइंट का जो लास्ट वाला थी लाइन, वो थर्ड पॉइंट में ब्लूप्रिंट वाली। जी, ब्लूप्रिंट फॉर द मैनेजरियल प्रैक्टिस, ये क्या है? हाँ, इसमें ये कह रहा है कि जब आप एक रिसर्च कंडक्ट करवाते हो, और रिसर्च कंडक्ट करवाने के बाद आपने प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन दे दिया, आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, बिजनेस में मैनेजमेंट में एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, उससे लिटरेचर पढ़ा, लिटरेचर के बाद आपने रिसर्च डिजाइन बनाया, डाटा कलेक्ट किया, एनालिसिस किया, एनालिसिस के बाद आपने रिजल्ट दे दिए।
वो जो रिजल्ट आपने दिए हैं वो इतने सिग्निफिकेंट होने चाहिए और इतने जो है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि वो जो आसपास के जो ऑफिसेज हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो उन रिजल्ट्स को एज अ ब्लूप्रिंट यूज करें कि हम जो इसने रिकमेंडेशंस दी हैं अपने आर्टिकल में या अपनी रिसर्च में जो रिकमेंडेशन दी हैं मैनेजरियल प्रैक्टिस से रिलेटेड, हम जो थ्योरी इसने दी है उसको हम अपनी मैनेजरियल प्रैक्टिस का पार्ट क्यों नहीं बनाते। ठीक है, तो वो अपनी मैनेजरियल प्रैक्टिस का पार्ट से बनाए, तो वो एक किस्म का एसओपीज की शक्ल में, ठीक है, एसओपीज की शक्ल में मैनेजमेंट का पार्ट बन जाए। देखें, अभी हम लोग मास्क पहन रहे हैं, 6 फुट का फासला रख रहे हैं। नो दीज आर द ये रिजल्ट किस चीज का है, मतलब ये एसओपीज हमें तो बताए गए हैं। इससे पहले इस वायरस के ऊपर काम हुआ, रिसर्च हुई, वो रिसर्च डॉक्टर्स ने की, और रिसर्च करने के बाद डॉक्टर्स ने कहा अच्छा ये 6 फीट तक जो है वायरस जंप कर सकता है। उन्होंने कई सब्जेक्ट्स, कई सैंपल्स पे ये एनालिसिस किया। उन्होंने कहा अच्छा हाथ मिलाने से भी, ये हाथ से भी फैलता है। उन्होंने कहा ये सांस से भी फैलता है, ये खांसने से भी फैलता है। ठीक है, उन्होंने कहा मास्क मास्क पहनेंगे तो सर्वाइवल के चांसेस, अब दोनों पार्टीज मास्क पहनेंगे तो ज्यादा सर्वाइवल के चांसेस हैं। हाथ मिलाने नहीं है आपने। ठीक है, ये सारे जो WHO की फाइंडिंग्स है, ये जो प्रैक्टिस है, ये ब्लूप्रिंट है किसी बंदे की रिसर्च पे। किसी बंदे ने रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद उसने वो रिकमेंडेशंस दी और WHO ने उसको एज अ ब्लूप्रिंट अप्लाई कर दिया और एसओपी की शक्ल देके पूरी दुनिया में अप्लाई कर दिया कि जी ये वायरस इस तरह एक्ट होता है, रिएक्ट करता है, आप लोगों ने ये काम करना है। ये सारे जो एसओपीज है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ समवन्स रिसर्च। किसी की रिसर्च के ऊपर ये जो है आगे, हम तो ये कर रहे हैं सोशल साइंसेज और मेडिकल साइंसेज से रिलेटेड बात। बिजनेस में भी यही होता है, बिजनेस के अंदर आप कोई इशू आइडेंटिफाई करते हो और इसी तरह आपके जो मैनेजर्स हैं ये सारे लोग आपकी रिकमेंडेशंस को एज अ ब्लूप्रिंट यूज करें, अगर वो करें तो। वैसे तो रिसर्च इतनी ज्यादा हो रही है और उसमें से कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं प्रैक्टिसेस में और कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। वही बात हम आगे, जी जी सर मीन्स के में जो आपकी रिसर्च वगैरह होती है उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो यानी कि हम लोग मार्केट में लेके आते हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, यानी कि वो होगा ब्लूप्रिंट। जी जी, कुछ कुछ रिसर्च, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस के लिए किए जाते हैं। कुछ कुछ रिसर्च ऐसी होती है जो नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए की जाती है। कुछ रिसर्च ऐसी होती है जो गलतियों को खत्म करने के लिए की जाती है। कुछ रिसर्च ऐसी होती है जो नॉलेज के अंदर जो क्रिएटेड गैप है उनको फिल करने के लिए की जाती है। तो ये बहुत ज्यादा रिसर्चेज हैं जिनकी बेस के ऊपर हम लोग, और उनके कई मकासद होते हैं। ज्यादा अप्रिशिएट ये किया जाता है कि प्रैक्टिस में भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। ठीक है, तो मैनेजमेंट की जो रिसर्च है उसके कई मकासद होते हैं, वही मैं अभी डिस्कस करने लगा था कि उसके मकासद कौन से होते हैं। जो आपके गिब्बन्स एट ऑल 1994 में उसने एक दिया था, मोड्स दिए थे। उसने कहा था द प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। अब जब आप रिसर्च करते हो तो आप नॉलेज को क्या करते हो, प्रोड्यूस करते हो। इन पर्टिकुलर द कॉन्सेप्ट ऑफ मोड 1 एंड मोड 2 नॉलेज क्रिएशन। मोड 1 में क्या करता है, मोड 1 में होता है जी नॉलेज क्रिएशन एम्फसाइजेस रिसर्च इन विच द क्वेश्चंस आर सेट, क्वेश्चन बनाए जाते हैं, एंड सॉल्व द एकेडमिक इंटरेस्ट। एकेडमिक इंटरेस्ट को सॉल्व किया जाता है, एम्फसाइजिंग अ फंडामेंटल रादर देन अप्लाइड नेचर। इन रिसर्च को अप्लाई नहीं किया जा सकता प्रैक्टिस में, होती है रिसर्च है लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट इनकी नहीं होती। ये सिर्फ क्या करते हैं, नॉलेज क्रिएट करते हैं और एकेडमिक इंटरेस्ट को पूरा किया जाता है। मतलब आप एकेडमिकली अपने आप को एडवांस कर सकते हो, ज्यादा पढ़ सकते हो, ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो। प्रैक्टिकली इनका इफेक्ट थोड़ा सा कम होता है। देयर आर लिटिल इफ एनी फोकस ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसर्च बाय प्रैक्टिशनर्स। प्रैक्टिशनर्स इस रिसर्च को इतना ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। के अंदर जो था कि जो रिसर्च जो है वो बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करती, ऐसा जितना कंट्रीब्यूट नहीं करते, और प्रोटेक्शन प्रैक्टिशनर्स उसको यूज नहीं कर सकते। इट डजंट मैटर कि आप रिसर्च नहीं करेंगे, आप डेफिनेटली करेंगे। अगर आपका टॉपिक है तो आप डेफिनेटली ऐसी रिसर्च कर सकते हो। दूसरी रिसर्च जो है वो ऐसी रिसर्च होती है जो वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिस के लिए होती है। इसके अंदर वो कोलैबोरेट करते हैं बिटवीन दी, मतलब उसके अंदर आप नॉलेज भी क्रिएट करते हो और प्रैक्टिशनर्स भी उसको यूज कर सकते हैं। बहुत कॉमन रिसर्च होती है और ऐसी रिसर्च है जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी की जा सकती है। ठीक है,
तो वो रिसर्च भी आप कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी हो सके, कोई बिजनेस से रिलेटेड स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ठीक है, और उसका सोल्यूशन अगर आप दे सकते हो तो आप डेफिनेटली दे सकते हो। जिस तरह अब डिजिटलाइजेशन हो रही है हमारे पास, इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि हमारे पास अभी डिजिटलाइजेशन हो रही है यहाँ पे, और गो ग्रीन की एक गो ग्रीन की सिचुएशन आ रही है। अगर आप देखें मार्केट में, कल अगर आप देखें तो कल HBL की तरफ से नोटिफिकेशन आया था कि अगर आप स्लिप निकालेंगे और स्लिप निकाल के आप उसमें अपना बैलेंस इंक्वायरी करते हो तो आपके ₹2.5 कट जाते हैं ना। ये ₹2.5 जो है ये कोई रिसर्च का नतीजा है। अब उन्होंने कहा जी इसको कैसे रोका जाए कि पेपर की कंजम्पशन कम से कम हो, लोग पेपर की कंजम्पशन कम से कम करें। डेफिनेटली का पेपर निकलता है, आप जाएंगे, मैं जाऊंगा, कोई भी जाएगा, अगर उसने ATM से कार्ड से पैसे निकलवाए, चाहे वो 1000 निकलवाए, 5000 निकलवाए, 10,000 निकलवाए, अब अगर पेपर फ्री का निकल रहा है तो हम कहेंगे जी हाँ जी हमें स्लिप चाहिए, स्लिप निकालते हैं, उसी टाइम फाड़ के फेंक देते हैं। रिसर्च ये कहती है कि जी ये कभी भी नहीं छोड़ेंगे लोग, ये स्लिप निकालना कभी भी नहीं छोड़ेंगे। वैसे ये गलत प्रैक्टिस है, लेकिन अब जब उन्होंने पैसे लगा दिए हैं तो आज मैंने भी पैसे निकलवाए हैं, मैंने स्लिप नहीं फाइंड की, मुझे पता है, मैंने अंदाजा लगा लिया मेरे अकाउंट में इतने पैसे होंगे। हाँ, अगर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे मुझे बहुत जरूरी है कि मुझे अपने अकाउंट में बैलेंस की जरूरत है, बैलेंस आइडेंटिफाई करना है, तो उस सूरत में मैं स्लिप निकलवा लूंगा, ₹2.5 खर्च कर लूंगा। लेकिन मैं जो है गो ग्रीन की जो उनकी स्ट्रेटजी है, जो उन्होंने स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करवाई है, वो बिहाइंड द सीन उन्होंने साइकोलॉजी से देखा है और उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन किया है। हाँ जी, आप हैंड रेज कर लें, काइंडली आस्क यू क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ ऐड करना चाह रहा था, एक छोटी सी। देखें, अभी आपने बताया कि HBL वाले कहते हैं कि जी आप गो ग्रीन की तरफ चलें और आप स्लिप को कैश आउट करवाएं तो स्लिप ना लें उसकी। तो इंस्टेड के अगर वो हमें ₹2.5 उस चीज़ के लिए कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, तो क्या इस तरह का कोई प्रोसीजर नहीं हो सकता कि वो अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करें और ATM के अंदर बकायदा मॉनिटर पे स्क्रीन पे शो हो रही होती है अमाउंट्स और फिगर्स? डेफिनेटली दिस इज द थिंग, ये तो आप यही तो कह रहे हैं। कुछ चीजें ये नहीं चाहिए कि वो अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करें इस हवाले से और स्क्रीन के ऊपर जस्ट ये चीजें शो हो, ना कि प्रिंट आउट होके बाहर आए। ठीक है, अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लाइक यू आर डीलिंग इन अ बिजनेस, आप बिजनेस कर रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू अर्न अ लॉट, और आप कह रहे हैं मैंने बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं, और कमाने के लिए जरूरी होता है कि कस्टमर से हर लिहाज से पैसा निकलवाया भी जाए। ठीक है, और समटाइम रेगुलेशंस भी होती हैं, समटाइम एक ग्रीड भी होता है। आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है और वैलिड, आप इस पे रिसर्च भी कर सकते हैं, ये एक इशू है। और इसके ऊपर आप कहेंगे डिजिटलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाए, ना कि लोगों को रोके। ठीक है, डिजिटलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाएं, वो स्क्रीन के ऊपर शो कर दें, लोग देखें, गो ग्रीन रहे, लेकिन उसके बाद ये काम भी ना करे कि वो चिट्टे खत्म ही कर दे और स्क्रीन पे शो कराना शुरू कर दे। दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आप निकाल सकते हो और उनको बता सकते हो। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं हायर अथॉरिटी की तरफ से, मतलब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से होती हैं, जिसकी बेस के ऊपर आप अपने प्रोसीजर को चेंज नहीं कर सकते। समटाइम्स यू वांट टू अर्न, और अर्निंग का एक सोर्स ये है कि अगर डेली बेसिस पे गलती से भी कोई लोग 3-4 स्लिप्स निकलवा लेते हैं, और ये एक ATM पे 3-4 स्लिप्स निकलती हैं, तो आपके पास हजारों ATMs हैं, तो उसके ऊपर ₹2.5 वो कमा के HBL कहाँ तक पहुंच जाएगा। ये भी एक स्ट्रेटजी है कमाने की, ये भी सारी चीजें हैं कि बिजनेस है, बिजनेस में कमाना तो है। जी CR GR। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आई वांट टू ऐड समथिंग कि डिजिटलाइजेशन तो वो ऑलरेडी कर चुके हैं ना, जो लोग ATM यूज करते हैं उनको उन्होंने डिजिटल ऐप की तरफ बता दिया, तो वहां से तो वो अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। और अगर वो अपग्रेड करते हैं मतलब अपनी यहाँ पे ATM में, तो उनकी वहां पे बहुत ज्यादा कॉस्ट कंजप्शन होगी, जो कि वो नहीं करेंगे। अच्छा, वो ये नहीं करेंगे, डिजिटलाइजेशन ऑलरेडी करा चुके हैं, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, टेक्नोलॉजी चेंज भी हो जाती है और उसके अंदर कॉस्ट कटिंग, ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। डेफिनेटली उन्होंने भी, फरहत ने भी आंसर दे दिया कि जी अगर आप चेंज करेंगे तो आपको उसके ऊपर कॉस्ट ज्यादा बेयर करनी पड़ेगी।
तो डेफिनेटली देयर आर क्वेश्चन मैंने अभी रेज किया, उसके मुझे 3-4 आंसर्स मिल गए। डेफिनेटली देख लें किस तरह हम रिसर्च में क्वेश्चन पूछते हैं और उसके आंसर्स भी हमें मिल जाते हैं और लोगों के पास ही आंसर होते हैं, बिकॉज दे हैव नॉलेज, दे हैव रीड द लिटरेचर। कल का एक टॉपिक बना हुआ है, लोग उस पर पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। फिनटेक टेक्नोलॉजी है, फिनटेक के ऊपर आप स्टडी कर सकते हो, डिजिटलाइजेशन के ऊपर स्टडी कर सकते हो, ग्रीन के ऊपर आप ग्रीन के ऊपर आप स्टडी कर सकते हो। दीज आर द टॉपिक्स विच यू कैन एम्फसिस, और आजकल के ये इन टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर आप देख सकते हो। और गो ग्रीन इज नॉट वन पर्सपेक्टिव थिंग, गो ग्रीन इज दी, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है ये बहुत इसकी फील्ड्स बहुत ज्यादा हैं, और उसके अंदर आप टॉपिक्स आपको ढूंढने पड़ेंगे कि इसके अंदर मैं फर्दर कौन से टॉपिक पे काम करूं। तो मेरा ख्याल है यू आर स्टार्टिंग टू फॉलो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, यू आर स्टार्टिंग टू फॉलो द नेचर ऑफ द बिजनेस एंड मैनेजमेंट रिसर्च, ठीक है। और आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव में कर सकते हो। लाइक आपने सेल बढ़ानी है, उस सूरत में आपने रिसर्च करनी है, दिस इज द प्रैक्टिस। यहाँ पर आपकी प्रैक्टिकल रिसर्च आ जाती है। अब मैंने सेल बढ़ानी है, उसके लिए मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए आप मार्केटिंग की रिसर्च होती है, मार्केटिंग में आप रिसर्च करते हो कि किस तरह हम कस्टमर की बायसनेस को इंक्रीज कर सकते हैं अपनी तरफ, लॉयल्टी को इंक्रीज कर सकते हैं अपनी तरफ, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, जो आप अपने रिलेटेड कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक ढूंढें। ये जो सब्जेक्ट है, मतलब पढ़ाने में तो थोड़ा आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन अगर आप टॉपिक को ढूंढें तो ऐसा टॉपिक ढूंढें जिसके ऊपर आपका इंटरेस्ट हो, आप उस पर काम करना चाह रहे हो, उससे रिलेटेड कोई ऐसा इशू लाएं जो नॉलेज को इंक्रीज करे और आप उसके अंदर काम करें। ये सब्जेक्ट आपको इतनी ज्यादा लिबर्टी देता है, लेकिन आपने एक डोमेन है मैनेजमेंट बिजनेस, क्योंकि आप बिजनेस के स्टूडेंट हो, आपने मैनेजमेंट और बिजनेस में मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, अकाउंटिंग हो, ग्रीन हो, कुछ भी हो, आपने उसके अंदर टॉपिक फाइनलाइज करना है और आपने उसके ऊपर एनालिसिस करना है, एंड यू हैव टू एंजॉय योर टॉपिक, और उसके अंदर आपने रिकमेंडेशंस देनी है। तो आप इस तरह का काम करें जिसको आप एंजॉय करें, ये आपके ऊपर है। आप या ये काम, आप देखें कई बच्चे आप में से ऐसे करेंगे जो कहेंगे जी अपने सीनियर्स के पास चले जाएंगे और सीनियर्स को कहेंगे जी हमारी हेल्प कर दो, सर ने प्रोजेक्ट दे दिया और हम लोगों को समझ नहीं आ रहा ये कैसे करना है। अब सीनियर्स आपकी हेल्प तो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन उस सब्जेक्ट पढ़ने का मजा नहीं आना, ना आपको आना है ना मुझे उसका कोई, क्योंकि आपने जो प्रोजेक्ट का रिपोर्ट जमा करानी है वो आप उस दैट डोंट बिलोंग्स टू यू। फिर उसके अंदर अगर आप लेट्स से यू आर एबल टू डिसीव मी एंड यू आर एबल टू सबमिट योर रिपोर्ट, फिर भी तो उस सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट का फायदा आपको कोई नहीं होना। इस सब्जेक्ट का फायदा आपको तब होना है, आप एक सेटअप में हैं, उसमें आपको एक इशू आपने आइडेंटिफाई किया, आप कह रहे हैं मैं इस पे काम करना चाह रहा हूँ या इस पे काम करूंगा, तो फिर आप उस पे काम करें और काम करके उस इशू को रिजॉल्व करें या उस इशू से रिलेटेड नॉलेज में गैप को फिल करें। वो फिर आपका जो सक्सेस, असल सक्सेस आपका इस सब्जेक्ट का तब होगा। So it could be argued that business and management research not only need to provide findings that advance knowledge, के वो knowledge को advance करे और understanding को बढ़ाए आपकी, but ये ऐसे भी problems आ सकते हैं जो business के issues को address करें और practical managerial problems को solve भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक आप लोगों को चीजें बताई जा रही थी और आप लोगों से कहा जा रहा था ये आप लोगों के पेपर हैं, इनको सॉल्व करें, आपको असेस किया जाएगा। अब आपको बताया जा रहा है कि आपको इस सब्जेक्ट में ये बताया जा रहा है कि जाएं, यू हैव अ होराइजन्स टू फाइंड, you go, you find a topic, you do your research and you do whatever you want but in a systematic way, ठीक है। इसमें आपको इतनी लिबर्टी सब्जेक्ट में मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें मैं आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा। तो जो आपके पास जो 25 से 30 नंबर सेशनल हैं उसके अंदर यू स्टार्ट डूइंग व्हाटएवर यू वांट बट इन अ सिस्टमैटिक वे, और उसमें आप डिस्कस करें प्रॉब्लम्स और वो सारी चीजें समझें और उस कंटेंट को पूरा करके अपनी चीजें मेरे तक पहुंचाएं, ठीक है। लेकिन अब एक बंदा था, मतलब इसकी बात होगी 1994 में गिबन्स ने बात कर दी, ठीक है। हफ एंड हफ आ गए, उन्होंने क्या आर्ग्यू किया, उन्होंने आर्ग्यू ये किया कि रिसर्च जो एक बात है कि जो अभी ऐड नहीं कर रही, प्रैक्टिकली यूज नहीं हो रही, हो सकता है कुछ लोग इतनी एडवांस रिसर्च कर लें कि वो फ्यूचर में जाके काम आए।
वो फ्यूचर में जाके यूज हो, ठीक है। तो नॉलेज प्रोडक्शन फोकसेस ऑन एन एप्रिसिएशन ऑफ द ह्यूमन कंडीशन, ठीक है, एज इट इज, एंड इट इज माइट बिकम, कि ये हो सकता है फ्यूचर में जाके ये इस्तेमाल हो सके, इट पर्पस बीइंग टू अश्योर सर्वाइवल and promote the common good at various level of social aggregation. मुख्तलिफ types of social aggregation में हो सकता है इसका काम हो सकता है ये किसी और सोशल सेटअप के मुताबिक हो सकता है आपके सोशल सेटअप के मुताबिक हो। कुछ ऐसी स्टडीज होती हैं जो सिर्फ अमेरिका से रिलेट करती हैं, कुछ ऐसी स्टडीज होती हैं जो हमारे सोशल सेटअप के मुताबिक होती हैं, कुछ ऐसी स्टडी होती है जो डिफरेंट कास्ट के लोगों के लिए होती है, और कुछ ऐसी स्टडीज होती हैं जो डिफरेंट मतलब लोअर कास्ट के लोगों की, मिडिल क्लास के, अपर क्लास की, इस तरह डिफरेंट क्लासेस की स्टडीज आप कर सकते हो और आप उसके ऊपर रिकमेंडेशंस दे सकते हो। तो ये मुख्तलिफ होती हैं। हफ एंड हफने का कि हो सकता है कोई रिसर्च अभी यूज ना हो रही हो लेकिन फ्यूचर में उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू हो, तो ये नहीं कह सकते कि एक रिसर्च अभी प्रैक्टिस में नहीं अप्लाई हो रही तो फ्यूचर में भी नहीं होगी, डेफिनेटली वो हो सकती है फ्यूचर में भी अप्लाई। इन बाउंड्रीज में रहते हुए जो मैं आपको सिस्टमैटिक वे जो मैं आपको बताऊंगा वो एक बाउंड्रीज में बना दूंगा, उन बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए आप मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को, मुख्तलिफ चीज़ों को आप एड्रेस कर सकते हो और आप एक अपना रिसर्च प्रोजेक्ट बना सकते हो। रिसर्च प्रोजेक्ट जो आप बनाओगे उसमें आप किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट जो है वो बता सकते हो। सब आप कोई पॉलिसी आइडेंटिफाई कर सकते हो। यू मे अंडरटेक दिस रिसर्च विद इन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में केस स्टडी भी लिख सकते हो। सजेस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइंडिंग, आप उसकी उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे इंटरेस्टेड हो कि रेलवे पे काम करना चाहिए, रेलवे इतने अरसे से खसारे में क्यों जा रही है। आप में से कुछ बच्चे वो करना चाह रहे हैं पीआईए पे काम करना चाहिए, पीआईए इतने अरसे से खसारे में जा रही है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन खसारे में क्यों जा रही है, क्या वजह है, ठीक है। उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करने के बाद आप उनको प्रॉब्लम की सोल्यूशन बना के दें। हो सकता है आपकी रिसर्च इतनी अच्छी हो कि आपसे गवर्नमेंट एजेंसीज राब्ता करना शुरू कर दें और कहें जी आपकी रिसर्च को इस्तेमाल करना है हमने। दूसरी रिसर्च हैं जो कॉमन रिसर्च हैं जो आपकी क्या करती हैं, ऐसे प्रोजेक्ट आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि मुख्तलिफ ओवरऑल जर्नल आइडिया लेना चाह रहे हैं कि इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिक वे मैक्रो इकोनॉमिक के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर आ जाते हो। मतलब आप देखते हो बजट जो आया है उसका एम्प्लॉयज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी एक रिसर्च हो सकती है। आप देख सकते हो जी ये जो कोरोना आया है, कोरोना मैंने आपको अपनी रिसर्च स्टडीज दिखाई थी, उसके अंदर कोरोना के इम्पैक्ट देखे हुए थे सोशल साइंसेज के ऊपर, कोरोना का इम्पैक्ट देखा हुआ था हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के ऊपर। तो ये मेरी रिसर्च थी जिसके ऊपर मैंने ये देखा जी हाँ जी इसका हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, लोग तो आएंगे नहीं तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की वैल्यू नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी, ये मैंने रिसर्च की थी उसके अंदर, ठीक है। तो ये मेरी रिसर्च किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं थी लेकिन ओवरऑल हॉस्पिटैलिटी की पूरी इंडस्ट्री के, हॉस्पिटैलिटी में जितनी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं उन पे ओवरऑल पे कोविड का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये मैंने रिसर्च की थी, ठीक है। आप इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करोगे ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्टेक्स्ट वाइडर अंडरस्टैंडिंग, और फिर आप उसको देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑपरेट करती है और उनके ऑपरेशन को बेटर कर सकते हो। आप एक्सपीरियंस की बात है, जिस तरह हम लोग एक काम करते जाते हैं फिर हमारे एसओपीज इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि हम लोग विदाउट एनीथिंग उसके शॉर्टकट्स भी ढूंढ लेते हैं कि कितनी जल्दी हम उसे काम को कर सकते हैं। तो रिसर्च आपको काफी चीजें ऐसी सिखा देगी, ठीक है। ये तो हो गया नेचर को हमने जब समझना है ओवरऑल बिजनेस की नेचर को कि हमने अगर रिसर्च करनी है तो हम किस किस फील्ड में जा सकते हैं और किस तरह हम लोग रिसर्च कर सकते हैं।